नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में बेसिकली ये एमए फर्स्ट ईयर में भी इस सब्जेक्ट को देखा गया है और कोई यूनिवर्सिटी इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ा रही है, लेकिन जिस सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बीए फर्स्ट ईयर में इस सब्जेक्ट को देखा गया है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं, दैट मीन्स की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाला जो ये विषय है, इस विषय पर कुछ क्लासेस अभी हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर हुई है, डिटेल क्लासेस। लेकिन आज की जो ये क्लास होने जा रही है इसमें हम बात करेंगे विशेष रूप से एग्जाम 2024 के लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जी हां दोस्तों, ऐसे प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस सेशन की खासियत यह है कि यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ सेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों का महत्व बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब इसको किन छात्रों को देखना चाहिए? तो जिन छात्रों ने अभी तक पूरे सिंसियरली अगर पूरे साल भर पढ़ाई की है तो उन्हें भी अब इन 15 प्रश्नों में अपनी पूरी स्टडी को समेट लेना चाहिए और सिर्फ बार बार अब इन कॉन्सेप्टों को, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं आज, उनका बार बार रिवीजन लगाना चाहिए। इसके अलावा किसी कारण से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूरे साल भर इस सब्जेक्ट को उठाकर भी नहीं देख पाए, पढ़ ही नहीं पाए, तो उनके लिए तो ये 15 प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। इन 15 प्रश्नों की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उस समय को व्यर्थ ना करते हुए इन 15 प्रश्नों की तैयारी में भिड़ जाइए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपके जो तैयारी से बाहर चला जाए। और ये हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं मैं, पिछले 5 सालों का मेरा रिकॉर्ड रहा है। जो भी मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उस प्रत्येक मॉडल पेपर की कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट चेक कर लीजिए, बच्चों ने एग्जाम के बाद में किस प्रकार का रिप्लाई हमको दिया है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी टॉप किया है ना, उन दोस्तों ने भी जो है इसी से बेहतर तैयारी को, अपनी जो तैयारी की हुई थी उस तैयारी को समेट करके और एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह आकर के और एक सीरियसली होकर के और जो है उन प्रश्नों, विशेष प्रश्नों की, किसी मॉडल पेपर में 15, किसी में 20 प्रश्न देता हूं मैं, तो उनकी तैयारी ही उन्होंने अच्छे से की थी, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ऐसे ही 15 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो मैं बता ही चुका हूं कि किन किन दोस्तों के लिए ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके अलावा यदि आप पहली बार ही हमारे सेशन पर आए हैं तो आपको एक बार, कम से कम एक बार, इसी जो जिस चैनल पर आप ये सेशन देख रहे हैं उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसी चैनल में अंदर जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाना। यदि आपको सीरियसली पढ़ना है, तो यदि आप डिटेल क्लासेस चाहते हैं और यूट्यूब पर नहीं मिल पा रही है आपके सब्जेक्ट की क्लासेस, तो दोस्तों लंबी लिस्ट है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर, जो लिस्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको फ्री में, देखिए फर्स्ट ईयर में 28 सब्जेक्ट में दे रहा हूं आपको, 28 सब्जेक्ट, और आपके कितने, मात्र 4 सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 28 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं, सेकेंड ईयर में 22 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, थर्ड ईयर में 21 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। इतने सब्जेक्ट यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर इस क्वांटिटी के साथ में और इतने विस्तार पूर्वक क्लासेस हो तो मुझे बताइएगा, नहीं मिलेगा। मैंने विशेष रूप से यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज के रूप में आप लोगों के लिए क्लासेस लॉन्च की है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उनको देख करके अपनी एग्जाम तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, बिना किसी कोई फीस दिए, बिना कोई चार्जेस दिए। और लेक्चर ही नहीं, नोट्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सब प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, मात्र 15 प्रश्नों पर फोकस करवाऊंगा मैं, मात्र 15 प्रश्न दूंगा। इन 15 प्रश्नों की तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम की। चलिए पहला प्रश्न है, भारतीय चिंतन की परंपरा की विवेचना कीजिए। हाँ, एक बात मैं और बोल दूं, एडिशनली स्टार्ट करूं उससे पहले ही, क्योंकि मुझे अंधेरे में रखना नहीं आता आप लोगों को, साफ साफ बता रहा हूं मैं, यही जो मॉडल पेपर में आज डिस्कस करवा रहा हूं, इसी मॉडल पेपर को मात्र हिंदी मीडियम के रूप में मैं इसी मॉडल पेपर को पिछले साल भी डिस्कस करवा चुका था।
डिस्कस, पिछले साल भी डिस्कस करवाया था मैंने, 2023 में भी इसी मॉडल पेपर को दिया था जो कि मात्र हिंदी मीडियम में था, और इसको हिंदी और इंग्लिश में सेम टू सेम लेकर के मैं आया हूं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने इससे पहले वाला सेशन भी अगर देखा हो मॉडल पेपर का तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2027 तक के बच्चों के लिए सेम प्रश्न चलने वाले हैं, सेम प्रश्न चल, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, आईएमपी क्वेश्चन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, भारतीय चिंतन की परंपरा की विवेचना कीजिए। तो भारतीय चिंतन की परंपरा यहां पर आपसे पूछी गई है, भारतीय चिंतन की परंपरा की विवेचना, डिस्कस द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन थॉट, ठीक है ना। तो इंडियन थॉट के बारे में आपसे, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन थॉट्स के बारे में आपसे यहां पूछा गया है। इसी प्रश्न को अथवा में भारतीय चिंतन की परंपरा पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट करने को कहा गया है आप लोगों से, एक कमेंट कीजिए, सेम प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भारतीय चिंतन की परंपरा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में, उसको पूरा रटना मतलब कि 4 से 5 बार पढ़ना है ना। रटना मतलब कि रटन विद्या वाला नहीं है, 10th और 12th क्लास में जिस प्रकार आप रटा करते थे वो रटना नहीं है, बल्कि रटने का मतलब यही होता है कि 4 से 5 बार पूरे फोकस करके उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, अपने आप आपका अंदर रटा जाता है। क्लियर है। तो भारतीय चिंतन की परंपरा वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो डिस्कस द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के स्टडी का स्कोप क्या है, इस स्कोप के बारे में पूछा गया है। अथवा में यही प्रश्न है, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, सेम प्रश्न है, सब्जेक्ट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है ना। अथवा है, समाज शास्त्र के क्षेत्र के विषय में प्रचलित संप्रदायों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये एक नई टर्म आ चुकी है, आलोचनात्मक परीक्षण की। क्लियर है। तो इन तीनों प्रश्न में क्या कॉमन है, समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कॉमन विषय है। इसके अलावा जो अलग टर्म है वो है मात्र आपकी आलोचनात्मक परीक्षण। तो पहले आपको समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताना है, उसके बाद में इसकी एक आलोचना भी करना है। क्लियर है। आलोचना को लेकर के भी 4 से 5 पॉइंट आपको आलोचना में भी देने पड़ेंगे। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिवेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, रिगार्डिंग द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है ना। तो ये 2 प्रश्न हो गए आपके। इसी तरह से देखिए, प्रश्न में हर मॉडल पेपर में आपको समझाता हूं और इसमें ही बता रहा हूं आप लोगों को, प्रश्न की लैंग्वेज पर मत जाइएगा। प्रश्न की लैंग्वेज अक्सर एग्जाम में चेंज हो जाया करती है, सिर्फ टर्म पर फोकस कीजिएगा कि मैं इस प्रश्न के रूप में कौन सी टर्म मैं आपको देने जा रहा हूं। जहां जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, वही आपका कॉन्सेप्ट है, वही आपकी टर्म है, और उसी कॉन्सेप्ट पर आपको अपनी पुस्तक से बेहतर तरीके से तैयारी करना है। और हाँ, आगे बढ़ूं उससे पहले ये भी बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि इसकी आंसर शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूं पिछले मॉडल पेपर की तरह, तो उसके लिए आपको भारी मात्रा में कमेंट करने होंगे। वो भारी मात्रा में कमेंट करने का मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कमेंट करोगे तो मुझे कोई विशेष लाभ मिलेगा, ना कोई आर्थिक ना किसी प्रकार का कोई, यहाँ एक मानसिक लाभ जरूर मिलता है मुझे, कि एक मानसिक रूप से थोड़ा स्ट्रांगली फील होता है। तो कमेंट करने का इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि एक इसकी आंसर शीट तैयार करने में 4 से 5 घंटा मुझे लगता है, ठीक है ना। तो वो 4-5 घंटे में आप लोगों के लिए दूं, उसके लिए कम से कम ये भी तो हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड होगी तो मैं एग्जैक्टली दूंगा, है ना। कोई चार्जेस नहीं, बिना चार्जेस के देने वाला हूं, ठीक है। तो एक बार अब मैक्सिमम कमेंट आएगी तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा आपको इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित कीजिए। यहां पर आपको बताना है कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है, समाज शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। इंग्लिश में है एक्सप्लेन सोशियोलॉजी एज अ साइंस, एज अ साइंस। क्लियर है। अथवा समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है, यदि आपने इसको एक्सप्लेन किया तो किसके बेस पर करोगे भाई? समाजशास्त्र की प्रकृति के बेस पे करोगे ना, उसके नेचर के बेस पे करोगे, क्योंकि उसके किसी के भी यदि हम बात करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, तो पहले हमें उसके नेचर बताना पड़ेगा। नेचर के अकॉर्डिंग ही तो हम बता सकते हैं कि समाजशास्त्र का नेचर विज्ञान के रूप में है या नहीं है। यदि समाजशास्त्र का नेचर अर्थात की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति के समान या इर्द गिर्द होगी, तो भी तो हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं। बात समझ आ रही ना। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र
को विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करना और समाजशास्त्र की प्रकृति, इन दोनों में ही जो कॉन्सेप्ट होंगे वो एक जैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अथवा में है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और घुमा करके उन्होंने आगे बढ़ा दिया ताकि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। पहले प्रश्न में बताया कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में बताइए कि विज्ञान है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताइए, ठीक है ना। और उसी प्रश्न को देखिए वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में पूछ लिया गया कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति बताइए। तो ये समाजशास्त्र की प्रकृति और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। डिस्कस द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, क्लियर है। तो ये सभी प्रश्न अपने नेचर के अकॉर्डिंग सेम है। अगला प्रश्न लेते हैं, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। बहुत प्यारा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, कंटेंट भर भर के मिलेगा इस प्रश्न में। बहुत प्यारा प्रश्न है, कोई सा भी एग्जाम पेपर उठा लीजिएगा, ये प्रश्न आप हर जगह पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध बताइए। एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद द अदर सोशल साइंस। अथवा में पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और मानव शास्त्र से संबंध बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से रिलेशन बताने जाओगे तो आपको उन सामाजिक विज्ञानों के बारे में भी तो बताना होगा जिनसे आप रिलेशन स्पष्ट करना चाहते हैं समाजशास्त्र का। तो अब देखिए ये प्रश्न और अथवा वाला प्रश्न है कि आपको यहां पर अर्थशास्त्र जो कि समाजशास्त्र है, राजनीति, इतिहास, मानव शास्त्र, ये सभी सामाजिक विज्ञान हैं, सोशल साइंस है, इनके साथ इनके संबंध बताना है। तो बताइए अथवा वाला प्रश्न और मुख्य प्रश्न में क्या डिफरेंस हुआ। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शब्दों का एयर फेयर है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी प्रश्न आप जब अभी घर पर पढ़ रहे हो ना अपनी पुस्तक में, उस प्रश्न को यहीं पर अच्छे से 360 डिग्री सोच समझ करके पढ़ लीजिएगा, उत्तर में परेशान होना नहीं पड़ेगा दोस्त। समझ रहे हो, जितने फोकस के साथ आप उत्तर को रटते हो ना, पढ़ते हो ना, उतना अगर उतनी ही मेहनत अगर आप उसके प्रश्न में कर लेते हो ना, तो उत्तर में उसके आंसर को पढ़ने में आपकी बहुत कम मेहनत लगेगी और आसानी से वो प्रश्न उत्तर जो है लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं बार बार आपसे यही रिपीट करता हूं कि प्रश्न पर ज्यादा फोकस कीजिए, प्रश्न को 360 डिग्री के साथ सोचिए। मतलब ये कि यदि आपकी पुस्तक में कोई प्रश्न लिखा हुआ है कि समाजशास्त्र का सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताइए, तो अब आपको यह सोचना चाहिए कि इस प्रश्न को और किस प्रकार से और कितने कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। और जिस दिन आपने ये सोचने की क्षमता को डेवलप कर लिया दोस्तों, याद रखिएगा, आंसर अगर कभी ऐसा हुआ ना कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और उसको कभी आपने जीवन में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन आपने एनालाइज करने की क्षमता को डेवलप कर लिया है, तो उस प्रश्न का भी ऐसा सटीक आंसर देकर के आओगे और 100% नंबर उससे भी प्राप्त करके आओगे आप, यदि उसका आंसर कभी जीवन में भी नहीं पढ़ा होगा तो भी। इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा मंथन कीजिए, प्रश्नों पर मंथन कीजिए, प्रश्नों पर थोड़ी अपनी एनर्जी खर्च कीजिए। पूरी एनर्जी उत्तर पर मत लगाइए, प्रश्न पर लगाइए, पहले प्रश्न को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, समिति किसे कहते हैं। समिति किसे कहते हैं। समिति दैट मीन्स ए कमेटी। व्हाट इज द कमेटी, व्हाट इज द कमेटी। समिति के आवश्यक तत्व और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपसे 3 टर्म पूछी गई है। पूछा गया कि समिति क्या होती है, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती है। 3 टर्म है, क्लियर है। व्हाट इज अ कमिटी, डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कमिटी। अब अथवा वाले प्रश्न को पढ़ना, क्या बोल रहा देखिए, समिति की परिभाषा दीजिए। समिति की परिभाषा दीजिए। अब यार देखिए, आप कॉलेज लाइफ तक आ चुके हो, कॉलेज स्टूडेंट बन चुके हो, अब तक आपको इतना तो समझ आ चुका है कि अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट का अर्थ बताना है तो अर्थ को कंप्लीट करने के लिए कम से कम किसी एक विद्वान की परिभाषा जरूर देनी होती है, तभी जाकर के हमारा उस कॉन्सेप्ट वाला अर्थ कंप्लीट होता है। ये बात तो समझते हो ना आप लोग। तो अथवा वाले प्रश्न में बताइए क्या नया पूछा गया है। भाई ऊपर वाले में कहा था कि समिति किसे कहते हैं बताइए, तो समिति का जब आप अर्थ बताएंगे, समझाएंगे, तो कम से कम 1 या 2 विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को भी लिखेंगे आप। उसी का एक पार्ट आपसे अथवा में पूछ लिया गया कि परिभाषा पूछ ली गई, अर्थ नहीं पूछा आपसे।
सिर्फ परिभाषा पूछ ली गई है, आगे विशेषताओं का पूर्ण पूछ लिया गया है। बताइए कुछ नया है क्या? विशेषता तो ऊपर वाले प्रश्न में पूछी गई थी, कुछ नया नहीं है। डिफाइन द कमिटी एंड डिस्क्राइब द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? अथवा में देखिए, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वी आर द मेंबर ऑफ कमिटी नॉट इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो कथन है, ये इस प्रश्न को अर्थात कि समिति को डिस्क्राइब करने में आपकी अहम भूमिका निभाने वाला है। या ये समझ लीजिए कि इस समिति के सदस्य होना, संस्थाओं के नहीं, ये अपने आप में इसका एक आवश्यक तत्व है। किसका? समिति को डिस्क्राइब करने का आवश्यक तत्व है। तो जब आप इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ने जाओगे तो तीनों का एक ही प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा, आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ आ रही? प्रश्न नंबर, आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 6 है, संस्था का क्या अर्थ होता है? संस्था दैट मीन्स कि संस्था क्या होती है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? संस्था की परिभाषा दीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन? डिफाइन इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट है अथवा में कि संस्था के समाजशास्त्री महत्व का उल्लेख कीजिए। अब याद देखिए, संस्था के तो कई महत्व हो सकते हैं, लेकिन यहां पर महत्व में भी एक कैटेगरी आप लोगों से पूछ ली गई है। क्या बोल दिया गया है कि सोशोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है सोशोलॉजी के, माफ कीजिएगा, इंस्टीट्यूशंस के, संस्था के समाजशास्त्री महत्व को बताना है आपको। तो ऊपर वाले प्रश्न, मुख्य प्रश्न पर आइए, क्या बोला उसमें? संस्था का अर्थ पूछा है, उसके बाद में संस्था की परिभाषा पूछी है, इसके बाद में संस्था का समाजशास्त्रीय महत्व पूछा है, ठीक है। सोशोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, संस्था से आप क्या समझते हैं? सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात की गई है। तो देखिए नया कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। तो यहां पर आपसे 4 कॉन्सेप्ट, संस्था का मतलब क्या है, संस्था की परिभाषा क्या है, संस्था का महत्व क्या है, सोशोलॉजिकली समाजशास्त्री महत्व, वो संस्था की विशेषता क्या है। ये 4 कॉन्सेप्ट पर आपको संस्था को लेकर के जो है ये 360 डिग्री में घूम जाएगा पूरा। चारों कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, समझ लीजिए। संस्था से कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके दे देगा एग्जामिनर, आप 100% करके आओगे, कभी हार नहीं मानोगे आप लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशन मेंशन इट्स मेन फीचर्स? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकार्य। प्रकार्य से आप क्या समझते हैं? प्रकार्य की मुख्य विशेषताएं। तो प्रकार्य का अर्थ, प्रकार्य की विशेषताएं। अथवा वाले प्रश्न में देखिए, प्रकार्य को परिभाषित करना, मतलब परिभाषा और प्रकार्य की विशेषताएं ऊपर लगा दी गई। कितने टर्म है इसमें? 1, 2 और ये 3 टर्म आपसे पूछी गई है। वो सही मायने में देखी जाए तो मात्र 2 टर्म। प्रकार्य क्या होता है, अर्थ बताना है, परिभाषा देनी है, उसके बाद में इसकी विशेषता बतानी है। इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंक्शंस? डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। वहीं डिफाइन द फंक्शंस एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एनी डाउट? डाउट तो नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं डाउट करने लायक, सब स्मूथ चल रहा है ना। ठीक है, ज्यादा लेंदी सेशन नहीं होगा, शॉर्ट सा सेशन है। अगर आपने इसको अटेंड कर लिया ना, तो देखिए यहाँ पर समय में इसीलिए देता हूं ताकि आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझ ले, नेचर को समझ ले। क्वेश्चन को समझ लिए ना, आंसर समझना बहुत आसान हो जाएगा दोस्त। वो सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही आते हैं, अरे यार क्वेश्चन, मात्र क्वेश्चन तो दे रहे हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड करके और पढ़ लेंगे, देख लेंगे कौन कौन से क्या है। यही जल्दबाजी आपको जो है ना 1 साल पीछे ले जाती है जब एग्जाम देने जाते हो आप लोग तब। इसलिए 10, 15, 20 मिनट दे दीजिए, यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है ना। चलिए अगला प्रश्न है सामाजिक संगठन की अवधारणा। सामाजिक संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सामाजिक संगठन पूछा गया है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अथवा है सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं? सेम कॉन्सेप्ट है। विशेषताएं, इसमें थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आ चुकी है। सामाजिक संगठन का अर्थ बताना है, इसके बाद में सामाजिक संगठन की विशेषताएं बतानी है। बस 2 कॉन्सेप्ट इसमें है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9 है, क्या हुआ भाई? ओके, प्रश्न नंबर 9 है परिवार को परिभाषित कीजिए। फैमिली, परिवार को परिभाषित कीजिए, अर्थ बताते हुए परिभाषा देनी है और इसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, डिफाइन द फैमिली एंड हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है?
अथवा है परिवार से आप क्या समझते हो, सेम है, और इसके आवश्यक लक्षणों पर प्रकाश डालिए। आवश्यक लक्षण, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैमिली, थ्रो लाइट ऑन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर अथवा में पूछा गया है कि परिवार का अर्थ, सेम कॉन्सेप्ट है, इसकी सामान्य और विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब यहां पर थोड़े से कंफ्यूजन आपको दे दी जाएगी। भाई विशेषताओं तक तो बात समझ आती है, लेकिन विशेषताओं में भी कैटेगरी डाल दी गई, सामान्य विशेषताएं अलग होंगी और विशिष्ट विशेषताएं अलग होंगी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फैमिली एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स जनरल एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, तो जनरल और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यहां पर डिस्कस करना होगा सेपरेट रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक है। संयुक्त परिवार को पहले तो आपको समझाना होगा डिटेल में कि संयुक्त परिवार क्या होता है, इसकी क्या क्या जो है तत्व होते हैं, घटक होते हैं। ये सब समझाने के बाद में आपको बताना है कि संयुक्त परिवार टूट क्यों रहे हैं, संयुक्त परिवार बिखरने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट disintegrate or change the joint family and what is the future of the joint family। अथवा में संयुक्त परिवार के परिवर्तित प्रतिमान पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो प्रश्न सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। संयुक्त परिवार एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, इसके बाद में इसको विखंडित करने वाले कारक दो कॉन्सेप्ट हो गए, इसका भविष्य क्या है, आगे फ्यूचर क्या है, इसका तीन कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। क्लियर है, बस ये अथवा वाला प्रश्न इसी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जाति का क्या अर्थ है। जाति का क्या अर्थ है, जाति की विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। अथवा में है जाति क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, जाति की परिभाषा सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, इसकी विशेषताएं सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति किसे कहते हैं, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। सेम प्रश्न, तीनों ही प्रश्न एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, टर्म सेम पूछी गई है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। शिक्षा परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, जी हाँ, व्याख्या कीजिए। तो आप किस तरह से बता पाएंगे कि शिक्षित कर देने से किसी देश की जनसंख्या अर्थात देश की स्थिति को बदला जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र विशेष में भी यदि परिवर्तन लाना हो या इवन परिवार में भी परिवर्तन लाना हो, तो शिक्षा अपनी कौन सी अहम भूमिका निभाती है। अर्थात ये कि परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ अकेली शिक्षा ही काफी है। यदि ये सत्य है तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, वो कॉन्सेप्ट चाहिए आपको यहां पर। एजुकेशन इज अ पावरफुल मीडियम ऑफ द चेंज, एक्सप्लेन। अथवा में है कि शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा के कार्यों पर प्रकाश डालिए। डिफाइन द एजुकेशन एंड थ्रो लाइट ऑन द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। अथवा में है शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व प्रतिपादित कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस। ठीक है, टर्म पर मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, उस टर्म को, कॉन्सेप्ट को विशेष फोकस कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, इसका अर्थ बताना है, परिभाषा साथ में चिपका देनी है आप लोगों को स्टिकर की तरह, विशेषताएं बतानी है, और इसके एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अर्थात कि सोपान, स्टेप, वो बतानी कि सामाजिकरण किन किन स्टेप में होता है, किस प्रक्रिया में होता है, किन चरणों में होता है। ये एक ही कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अवस्थाएं बोल देगा वो, चरण बोल देगा वो, प्रक्रिया बोल देगा या सोपान बोल देगा। तो शब्दों का जाल, शब्दों के जाल को समझ लीजिए आप, सब क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरियस स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। अच्छा हाँ, एक बात और है, यहां पर जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इसको भी, कॉन्सेप्ट को भी, अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी है ना तो भी इसको पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में हिंदी में कोई क्वेश्चन मान लेते कि उन्होंने कुछ इस प्रकार से घुमा दिया कि आप कंफ्यूज हो गए, तो आप देखिए हिंदी में घुमाया जा सकता है, इंग्लिश में नहीं। वो जब आप इंग्लिश उसी हिंदी वाले को इंग्लिश, क्योंकि पेपर तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है आपके पास, तो उसको जो हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो उसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए।
तो प्रश्न अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेरियस स्टेजेस ही मिलेगा आपको, सामाजिकरण की वेरियस स्टेजेस ही मिलेगा, चाहे यहां पर सोपान हो, चाहे यहां पर विभिन्न चरण हो, चाहे यहां पर प्रक्रिया का बोल दिया गया। क्लियर है। अथवा में है सामाजिकरण क्या है, एक शिशु का सामाजिकरण किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। व्हाट इज द सोशलाइजेशन, व्हाट आर द स्टेज थ्रू विच अ चाइल्ड पासेस ड्यूरिंग सोशलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण को समझाते हुए, सामाजिक नियंत्रण को समझाते हुए इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। एक्सप्लेन द सोशल कंट्रोल एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। अथवा में है सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए और समाज में नियंत्रण की क्या आवश्यकता है, अर्थात कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पर भी आपको चर्चा करनी है। डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड डिस्कस द नीड फॉर कंट्रोल इन द समाज, ठीक है, सोसाइटी। अथवा में है सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। यहां पर इसके कार्य या इसके महत्व ही इसके उद्देश्य हो जाएंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिन पर आपको फोकस करना है स्पेशली। एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक परिवर्तन को समझाना है, परिभाषित करना है, इसकी विशेषताओं को बताना है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को बताने के साथ विशेषताएं और प्रतिमानों को बताना है। कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन है, सेम है। डिफाइन द सोशल चेंज एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बस ये दो कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों ये 15 प्रश्न तो थे उन दोस्तों के लिए जिनका एग्जाम हाल ही में होने वाला है, 4 दिन 8 दिन बाद होने वाला है। लेकिन यदि आपके पास में अगर थोड़ा सा और टाइम है, लगभग 15 दिन का टाइम है, 10-12-15 दिन का टाइम है, तो कृपया करके इन 15 प्रश्नों के अलावा 10 प्रश्न में छोटे छोटे देने वाला हूं, उन 10 प्रश्नों को भी एक एक दो बार पढ़ के जाइएगा, ताकि कुछ भी आपसे छूट रहा हो तो वो भी ना छूटे, है ना। ये 100% तैयारी करने का माध्यम है, 100% तैयारी एक सब्जेक्ट की। चलिए अगला प्रश्न। यार देखिए, खाली मेरा दे देना, आपको बोल करके दे देना, ये पर्याप्त तो नहीं होता। यदि आप वास्तविक रूप से आपकी इच्छा होगी, है ना, यदि आपके अंदर सुधार करने का धैर्य साहस होगा, तो ही आप इनका लाभ उठा पाएंगे। खाली वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप इन प्रश्नों पर काम नहीं करोगे ना, तो ये लेक्चर आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप इस लेक्चर को देखने के तुरंत बाद में इन प्रश्नों की तैयारी पर लग जाइए, इन प्रश्नों पर काम करना शुरू कर दीजिए, तो ही आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल हो पाएगा। अन्यथा नहीं, कुछ नहीं। अन्य जो रील खिसकाते हो ना आप, उसी की तरह हो जाएगा ये भी, कि आपने यार आधा घंटा जाकर कहां दे दिया और आधा घंटा पता भी चला कहां चला गया और बाद में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो देखे थे, लेकिन पता नहीं कौन से थे। यहां तक कि पीडीएफ तक आपने डिस्क्रिप्शन जाकर डाउनलोड नहीं की, नोट्स भी डाउनलोड नहीं की। एग्जाम जब तक आया तब तक आपको दिमाग से निकल चुका कि कुछ क्वेश्चन थे, कहाँ थे, वो कौन थे। तो ये गलती मत कीजिए, समय दे रहे हो उसका यूज कीजिए समय का। चलिए एक प्रश्न है, समाज से क्या आशय है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व और समाज के पारस्परिक संबंध बताने हैं आपको, व्यक्ति और समाज के संबंधों को बताना है। प्रश्न नंबर 3 में सामाजिक समूह की अवधारणा क्या, सामाजिक समूह क्या होता है। एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंगल कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है प्रकट एवं अप्रकट, प्रकट और अप्रकट क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है। अगला प्रश्न है परिस्थिति व भूमिका में क्या अंतर है, ठीक है ना। और विवाह का क्या अर्थ होता है, परिभाषित करना है। जाति के प्रकारों का वर्णन करना है। इसके अलावा 3 प्रश्न है कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है। इसी प्रकार से सहायक गतिशीलता के सहायक कारक कौन से हैं, टिप्पणी कीजिए। दैट्स ऑल। ये 10 प्रश्न मात्र आपके इस कॉन्सेप्ट में है। इसी के साथ में आज का आपका सेशन होता है कंप्लीट। अब दोस्तों मैं लास्ट में 2 मिनट और लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, यदि आप इसकी आंसर शीट चाहते, बेसिकली तो इसके आंसर आपको आपकी पुस्तक से मिल जाएंगे, कोई भी पब्लिकेशन की सीरीज होगी वहां से भी आप इनके आंसर ले सकते हैं। आंसर लेने का तरीका मैं हर एक मॉडल पेपर में आप लोगों को बताता हूं और आज भी वही बताऊंगा। आंसर लेने का सिंपल तरीका यह है कि सेम टू सेम प्रश्न को मत ढूंढिए अपनी पुस्तक में, बल्कि करना क्या है कि उस पुस्तक में जो प्रश्न में मैंने दिए, प्रश्न में जो हाईलाइट की कॉन्सेप्ट हाईलाइट किए ना, उन कॉन्सेप्टों को अपनी पुस्तक में ढूंढिएगा। प्रश्न में जहां वो कॉन्सेप्ट मिल जाए उसको मार्क कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही ना।
अगर कोई बुक है या कोई पब्लिकेशन सीरीज है। और हाँ, एक बात और है, यदि आपके पास में, यदि आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं और विशेष रूप से इंदौर डीएवीबी यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हैं, तो आपके पास में एक पब्लिकेशन सीरीज तो होनी ही चाहिए जिसका नाम है यशराज पब्लिकेशन सीरीज। यदि आप उससे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास में वो सीरीज है, तो आपको हूबहू प्रश्न भी मिल जाएंगे और हूबहू उसके आंसर भी मिल जाएंगे। क्लियर है? लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर शीट दूं इसकी बना करके अपनी लैंग्वेज में कुछ परिवर्तन करके, हार्ड लैंग्वेज को सॉफ्ट लैंग्वेज करके यदि मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करूं, तो उसके लिए आपको भारी मात्रा में कमेंट करके रिक्वेस्ट करनी होगी। तभी कहीं जाकर के मैं आपके लिए 4 से 5 घंटे अपने खुद के खर्च करके और आपके लिए आंसर शीट बना पाऊंगा। और यदि आप उसकी और भारी डिमांड करते हैं तो पूरी आंसर शीट को मैं डिस्कस भी कर दूंगा। 4 से 5 घंटे का एक सलंग लेक्चर चलेगा, 4 से 5 घंटे की मास्टर क्लास चलेगी, जिसमें पूरा सब्जेक्ट एक साथ ही पूरा डिस्कस हो जाएगा। जैसे आप लोगों के, देखिए जैसे आप कमेंट करते हो ना, वैसा ही हम लोग सेशन लेकर के आते हैं। सब आप पर डिपेंड करता है, सब ये चैनल ही आप लोगों का है, मैं बस आप लोगों के लिए नौकरी कर रहा हूं। ठीक है, जैसा आप लोग आदेश करोगे मैं बिल्कुल उसी प्रकार से सेशन लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको आदेश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।